Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. I am Abhinandan Jain from IIM. मैं आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट टेकअप करने वाला हूँ. ठीक है, तो आज हम फाइनेंशियल अकाउंट्स का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ कंसाइनमेंट अकाउंट. ठीक है, अब कंसाइनमेंट अकाउंट्स इसको समझने के पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर लेते हैं कि इसमें करना क्या है. ठीक है, इसमें बेसिकली दो पार्टीज होती हैं. ठीक है, एक होगा आपका कंसाइनर और एक पार्टी का नाम दैट इज द कंसाइनी. ठीक है, तो दो पार्टीज रहेंगे, एक कंसाइनर होगा, एक कंसाइनी होगी. इसको और इजी वे में बात करें तो कंसाइनर को हम ओनर बोल सकते हैं, ओनर ऑफ द गुड्स. ठीक है, तो हम कंसाइनर की बात कर रहे थे तो कंसाइनर के लिए एक हम टर्म ओनर यूज कर सकते हैं, ओनर ऑफ द गुड्स. ठीक है, जिस बंदे का सामान है उसको हम कंसाइनर बोलेंगे. कंसाइनी के लिए एक हम टर्म यूज कर सकते हैं, दैट इज द एजेंट. ठीक है, तो बेसिक इसमें समरी क्या है इस चैप्टर की कि जो ओनर है वो अपने एजेंट को गुड्स ट्रांसफर करेगा. ठीक है, वो गुड्स को सेंड करेगा उसको कि आपने क्या करना है, आपने मेरे बिहाफ पे इन गुड्स को सेल आउट कर देना है. ठीक है, तो कंसाइनर कंसाइनी को अपना सामान ट्रांसफर करेगा. ट्रांसफर वो कॉस्ट प्राइस में भी कर सकता है. ठीक है, गुड्स एंड आइदर एट कॉस्ट प्राइस और द इनवॉइस प्राइस. ठीक है, तो पहले इन दो टर्म्स के बारे में बात करते हैं कि कॉस्ट प्राइस हम किसको बोल सकते हैं और इनवॉइस प्राइस क्या होगा. ठीक है, कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल कंसाइनर ने 100 रुपए का एक सामान खरीदा था जो वो आगे अपने एजेंट को ट्रांसफर करना चाहता था. ठीक है, तो उसने 100 रुपए का जो सामान खरीदा है उसको 100 रुपए की वैल्यू में ही आगे अपनी कंसाइनी को अगर ट्रांसफर कर दिया है तो ऐसे ट्रांसफर्स को हम बोलते हैं ट्रांसफर्स एट कॉस्ट प्राइस. ठीक है, सेकंड हमने जो चीज लिखी है दैट इज द इनवॉइस प्राइस. तो इनवॉइस प्राइस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला कि 100 रुपए का सामान कंसाइनर ने खरीदा है, अगर वो 110, 15 या 100 से एक्सेस किसी भी वैल्यू में उसको ट्रांसफर करता है गुड्स को, तो ऐसे ट्रांसफर्स को हम बोल देते हैं इनवॉइस प्राइस. ठीक है, तो कंसाइनर अपना सामान आइदर एट कॉस्ट या इनवॉइस प्राइस अपने एजेंट या कंसाइनी को ट्रांसफर करेगा. किस लिए कि आप मेरे बिहाफ पे, ठीक है, टू सेल द गुड्स ऑन हिज बिहाफ. ठीक है, हिज बिहाफ का मतलब है, अब यहां से हमें एक चीज समझ आती है, हिज बिहाफ मतलब कंसाइनर के बिहाफ की बात कर रहे हैं तो ओनरशिप कंसाइनर के पास ही रहेगी. ठीक है, ओनरशिप रिमेन्स विद द कंसाइनर. तो ओनरशिप उसकी है, इसका मतलब है मींस ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, profits and the losses belong to the consigner. ठीक है, तो जितने भी प्रॉफिट लॉसेस हैं इस एग्रीमेंट के बीच में वो किसके होंगे या किसके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, दैट इज इन द अकाउंट्स ऑफ द कंसाइनर. क्योंकि उसका सामान है, उसने ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं किया है, सिर्फ उसने एक एग्रीमेंट किया है कि मेरे बिहाफ पे आपने इस सामान को सेल ऑफ कर देना है. ठीक है, तो इस एग्रीमेंट को हम कंसाइनमेंट बोलते हैं. तो बेसिक क्रक्स इस चैप्टर का ये है कि कंसाइनर गुड्स को ट्रांसफर करके एजेंट के थ्रू सेल करवाना चाहता है. ठीक है जी, अब नेक्स्ट बात आती है कि एजेंट इसका सामान क्यों बेचेगा. ठीक है, फ्री में तो नहीं बेचेगा. तो नेक्स्ट चीज कि एजेंट इसके लिए जो काम कर रहा है, किस लिए काम कर रहा है, इन रिटर्न ऑफ सम कमीशन. ठीक है जी, उसको कुछ मिलेगा रिटर्न में तभी वो कंसाइनर के लिए काम करेगा और उसको जो रिटर्न में मिलेगा उसको हम बोलते हैं दैट इज द कमीशन. ठीक है, तो इसी सारी समरी को हमने एक अकाउंट्स फॉर्म में प्रेजेंट करके दिखाना है और इस चैप्टर में हमें वही कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने की बात पूछी जाएगी. ठीक है, तो हमसे पूछा जाएगा कि प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. ठीक है जी, कंसाइनर की बुक्स में जो हमने अकाउंट बनाना है दैट इज द कंसाइनमेंट अकाउंट. ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट आप एक तरह से एक नॉमिनल अकाउंट बोल सकते हैं. नॉमिनल अकाउंट मींस कि हम इसमें सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स को इंक्लूड करके बैलेंसिंग फिगर एज प्रॉफिट और लॉसेस कैलकुलेट कर लेंगे. तो डेबिट साइड पे सारे हम एक्सपेंसेस लॉसेस वगैरह को इंक्लूड करेंगे, क्रेडिट साइड पे सारे इनकम्स एंड गेन्स डालेंगे. जो भी रिजल्टिंग बैलेंसिंग फिगर होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज योर प्रॉफिट और द लॉस. ठीक है जी, तो इसी एग्रीमेंट को अब इस अकाउंट में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहली चीज क्या थी, कंसाइनर ने गुड्स ट्रांसफर किए थे कंसाइनी को. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि इसने 1000 यूनिट्स ट्रांसफर किए थे एट 100 रुपीज पर यूनिट.
ठीक है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इसने कंसाइनी को 1000 यूनिट्स ट्रांसफर किए हैं एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 रुपीज पर यूनिट। तो पहली एंट्री इसी की डाली जाती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने यूनिट्स, 1000 यूनिट्स उसने ट्रांसफर किए थे, किस प्राइस पे किए थे, 100 रुपीज पर यूनिट पे उसने इसको ट्रांसफर किया था। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है, दिस इज अ वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज। अब जो कंसाइनर ने गुड्स ट्रांसफर किए हैं कंसाइनी को, तो ट्रांसफर करने के टाइम पे कुछ हो सकता है उसको एक्सपेंसेस इंकर करने पड़े हो, तो एक्सपेंसेस की एंट्री, नेक्स्ट एंट्री हम उसकी डाल लेते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और द बैंक अकाउंट। ठीक है, ये किस लिए, दिस इज फॉर द कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, कि जो उसने गुड्स ट्रांसफर किए हैं, हो सकता है ट्रांसफर करने के टाइम पे कंसाइनर को कुछ खर्चे भी इंकर करने पड़े हो, तो नेक्स्ट एंट्री हम उसकी डालते हैं, डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट कर देते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू द कैश अकाउंट और द बैंक अकाउंट, क्योंकि ये कंसाइनर ने ही इसकी पेमेंट की है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल उसने पे किए थे, फ्रेट पे किया था 5000 रुपीज और इंश्योरेंस करवाई थी सामान की से फॉर एग्जांपल 3000 रुपीज, तो टोटल 8000 रुपीज हैं जो उसके एक्सपेंसेस उसने इंकर किए हैं। ठीक है, तो इसने ट्रांसफर किया सामान, कुछ यूनिट्स ट्रांसफर किए एट अ सर्टेन प्राइस, और ट्रांसफर करने के टाइम पे कुछ उसने एक्सपेंसेस को इंकर किया है, तो इसकी एंट्रीज हमने इंक्लूड कर दी हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, जो हमारा कंसाइनी है, ही विल रिसीव द गुड्स। ठीक है, अब ये सामान को रिसीव करेगा, ठीक है, रिसीव द गुड्स एंड मे इंकर सम एक्सपेंसेस। ठीक है, अब उसने सामान रिसीव किया है, तो रिसीव करने के टाइम पे हो सकता है उसने भी कुछ एक्सपेंसेस इंकर किए हो। अभी हमने ब्रीफ जब कर रहे थे वहां पर हमने बात की थी कि सारे जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं वो किसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, कंसाइनर को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो कंसाइनर को ट्रांसफर होंगे, तो इसका मतलब चाहे अगर खर्चा कंसाइनी भी करता है तो उसका एक्चुअली जो इफेक्ट है वो किसके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, कंसाइनर के अकाउंट में, क्योंकि कंसाइनी ने जो खर्चे किए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द कंसाइनर किए हैं, क्योंकि उसके सामान को वो आगे सेल ऑफ करने लगा है। ठीक है, तो एक तरह से इसको भी हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि ये भी कंसाइनर ने एक्सपेंसेस इंकर किए हैं, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। इसको टू कैश या टू बैंक नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि एक्चुअली कंसाइनर ने इसकी पेमेंट नहीं की है, तो एक बार के लिए इसको हम लिख देंगे टू कंसाइनीज अकाउंट। ठीक है, कंसाइनीज अकाउंट को डेबिट कर देंगे फॉर द अमाउंट ऑफ कंसाइनीज एक्सपेंसेस। ठीक है, हम एग्जांपल लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं कि उसने कैरेज पे किया था 5000 का, ठीक है, इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट करवाया था 2000 रुपीज का, और उसके बाद उसने गोडाउन रेंट पे किया था से फॉर एग्जांपल 3000 रुपीज का। ठीक है, तो उसके टोटल एक्सपेंसेस बन जाते हैं, दिस इज अ वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज। ठीक है जी, तो कंसाइनी ने सामान रिसीव किया और रिसीव करने के बाद कुछ एक्सपेंसेस उसने इंकर किए हैं। अब एक चीज हमें एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनी में ध्यान रखना होगा कि जो भी कंसाइनी के एक्सपेंसेस होते हैं ये दो कैटेगरीज में हमें सेग्रीगेट करने होंगे, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस एंड द रेकरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये आपको खुद से ध्यान रखना होगा कि जो भी कंसाइनी के एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको आपको सेग्रीगेट करना होगा बिटवीन द रेकरिंग एंड द नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, सबसे पहले हम रेकरिंग की बात कर लेते हैं। रेकरिंग एक्सपेंसेस आर ऑल द रूटीन एक्सपेंसेस विच द कंसाइनी हैज टू इंकर, चाहे उसके पास से सामान ट्रांसफर किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कंसाइनी को इंकर करने ही है, चाहे कंसाइनर उसको सामान ट्रांसफर करे या नहीं करे, तो ऐसे रूटीन एक्सपेंसेस को हम रेकरिंग एक्सपेंसेस बोल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको बोल सकते हैं गोडाउन रेंट, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन कमीशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो गोडाउन रेंट, सेल्समैन की सैलरी, सेल्समैन का कमीशन, ऐसे जितने भी खर्चे हैं वो आपको गिवन हो सकते हैं। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, अब इसकी बात क्या करें, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली रिलेटेड
ठीक है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द गिवन कंसाइनमेंट। ठीक है, जिस कंसाइनमेंट की हम बात कर रहे हैं उसी के ऊपर जो होने वाले एक्सपेंसेस हैं जो पर्टिकुलरली उसी से रिलेट करते हैं, तो ऐसे सारे एक्सपेंसेस को हम नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट एंड सो ऑन। ठीक है, तो कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ये उसने तभी इंकर किए होंगे क्योंकि कंसाइनर ने उसको सामान ट्रांसफर किया होगा। ठीक है, सामान ट्रांसफर किया, उसको अपने गोडाउन तक लेके जाने के लिए कैरेज, कार्टेज, फ्रेट जो उसने पे की है, रास्ते में सामान का लॉस बचाने के लिए उसको जो इंश्योरेंस करवाई थी वो हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे सारे खर्चे जो इसी पर्टिकुलर सामान से रिलेट करते हैं, तो ऐसे सारे एक्सपेंसेस को हम नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस बोल देते हैं। ठीक है, इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द कंसाइनी, ठीक है, जो कंसाइनी इंकर करेगा बिफोर द गुड्स रीच हिज प्लेस। ठीक है, जो सामान ट्रांसफर किया था उसको अपनी जगह तक पहुंचाने के लिए जो भी वो खर्चे करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे उसको सामान को लेके जाने के लिए कैरेज, कार्टेज, फ्रेट पे किया, रास्ते में लॉस से बचाने के लिए इंश्योरेंस करवाई, तो ये ट्रांसफर वाला सामान यहां से अपने गोडाउन तक या अपनी जगह तक पहुंचाने के लिए जितने वो खर्चे करेगा, ऐसे सारे एक्सपेंसेस को हम नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस बोल देंगे। ठीक है, तो इतनी सी चीज ध्यान रखनी है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजिट टिल द गुड्स रीच द कंसाइनीज प्लेस, उस दौरान जितने भी कंसाइनी एक्सपेंसेस करेगा उसको हम नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में डाल देंगे। बाकी जितने भी एक्सपेंसेस जो कंसाइनी बियर करेगा उसको हम रेकरिंग एक्सपेंसेस बोल देंगे। ठीक है जी, चले तो हमने नेक्स्ट एंट्री डाली थी कि कंसाइनी ने कुछ एक्सपेंसेस किए थे, तो उसकी एंट्री हमने इंक्लूड की थी। अब कंसाइनी ने ये 1000 यूनिट्स को रिसीव किया, अपने गोडाउन तक ले गया है और इसको ये कुछ उसने एक्सपेंसेस इंकर किए हैं। अब आगे आपको गिवन हो सकता है कि ही सोल्ड 900 यूनिट्स एट से 120 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, जो कंसाइनी ने सामान रिसीव किया था उसमें जो 1000 यूनिट्स उसको भेजे गए थे, हमें कंसाइनी आगे इन्फॉर्म करता है कंसाइनर को कि उसमें से वो कहता है उसने 900 यूनिट्स को बेच दिया था, किस प्राइस में? 120 रुपीज पर यूनिट में। ठीक है, अब सेल्स इनकम है, इनकम का मतलब इसको हम नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो बाय साइड पे इस एंट्री को डालते हैं, इसकी एंट्री हो जाएगी। अभी सेल्स एक्चुअली किसने की है? तो कैश या बैंक तो नहीं लिख सकते क्योंकि कंसाइनर को इसका पैसा अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, एक कंसाइनी ने अभी सेल्स की है, तो इसकी एंट्री हम कंसाइनी के नाम से ही डाल देंगे, बाय कंसाइनीज अकाउंट। ठीक है, जो भी उसका नाम है उस नाम से एंट्री डाल दी जाएगी फॉर द अमाउंट ऑफ सेल्स। ठीक है, और सेल्स कितनी उसने की है? आपको गिवन है कि उसने 900 यूनिट सेल किए हैं एट 120 रुपीज पर यूनिट, तो ये हमारी कितनी वैल्यू आ जाती है? दिस इज 1,08,000 रुपीज। ठीक है, तो जो भी हमारा ये सेल्स की वैल्यू आती है क्रेडिट एज एन इनकम, इसको हमने करके दिखा दिया है कि कंसाइनी ने सेल्स किए हैं 900 यूनिट्स एट द रेट 120 रुपीज पर यूनिट। अब कंसाइनी हमने बात की थी कि कंसाइनी इसके लिए काम या सेल क्यों करेगा? क्योंकि उसको रिटर्न में कुछ कमीशन चाहिए होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कमीशन की करते हैं। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो कमीशन है वो कंसाइनर के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने कंसाइनी को ये कमीशन पे करनी है। ठीक है, तो इसकी भी एंट्री हमने क्या करनी है? डेबिट साइड पर डाल दी जाएगी, क्योंकि कंसाइनर के लिए एक्सपेंस है टू कंसाइनीज अकाउंट। ठीक है, फॉर हिज कमीशन, जो भी उसको हमने कमीशन पे करनी है। अब कमीशन क्या है? फॉर एग्जांपल, या कमीशन लिखने से पहले हम ये लिख लेते हैं कि कंसाइनर कंसाइनी को किस किस तरह की कमीशन कंसाइनमेंट में दे सकता है। ठीक है, इसके ऊपर सेपरेट एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ कमीशन अंडर द कंसाइनमेंट। ठीक है, तो इसको हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसमें कुछ एग्जांपल डाल के वैल्यूज लिखेंगे। तो टाइप्स ऑफ कमीशन की हम बात कर रहे हैं। पहली जो कमीशन होती है दैट इज द नॉर्मल या ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक है, आप इसको नॉर्मल कमीशन या ऑर्डिनरी कमीशन बोल सकते हैं।
ठीक है, हमने सबने सेल्समैन कमीशन वाला पार्ट पढ़ा होगा, आपने +1 +2 फाइनल अकाउंट्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा सेल्समैन कमीशन का एक कंसेप्ट। ठीक है, सेल्समैन कमीशन का कंसेप्ट क्या होता था कि एक सेल्समैन रखा है, उसको हमने सेल्स के ऊपर कुछ कमीशन पे की है। ठीक है, तो हम वो कमीशन कैसे कैलकुलेट करते थे, हम सेल्समैन की अकाउंट्स उसके अकाउंट सेल्स देखते थे कि उसने हमारे लिए कितनी सेल्स की हैं, उसके ऊपर हम जो भी उसका एग्रीड परसेंटेज ऑफ कमीशन है वो अप्लाई करते थे और उसको उतनी कमीशन पे कर दिया करते थे। ठीक है, उसी चीज को हम नॉर्मली ऑर्डिनरी कमीशन बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। ठीक है, जिसको हमने सेल्समैन कमीशन से रिलेट करके अभी इसको समझा है। ठीक है, जैसे सेल्समैन को कमीशन देते थे कि जितनी उसने टोटल सेल्स की उसके ऊपर जो भी कमीशन बोला गया है पे करने के लिए वो उसकी कमीशन की वैल्यू बन जाती थी। सेम यहां पर वही नॉर्मली ऑर्डिनरी कमीशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सेल्स की है कंसाइनी ने 5 लाख रुपए की, उसके ऊपर उसको नॉर्मल कमीशन बोला गया है @5%, तो उसकी कमीशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेल्स का 5%, दैट इज इक्वल टू 25,000 वो उसकी कमीशन बन जाएगी। ठीक है जी, ये चीज तो नॉर्मल सी कमीशन या ऑर्डिनरी कमीशन जिसको हमने बोला कि जितनी भी सेल्स कंसाइनी करेगा उसके ऊपर जो भी आपने कमीशन फिक्स की है उसके साथ जो आपने पे करनी है वो आप अप्लाई करेंगे और उसकी नॉर्मल या ऑर्डिनरी कमीशन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सेकेंड टाइप ऑफ कमीशन जो आती है दैट इज दी डेल क्रेडिटर कमीशन। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ कमीशन दैट इज पेड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी, दैट इज द डेल क्रेडिटर कमीशन। ठीक है, अब ये डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होती है, इट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। ठीक है जी, अगर मैं इतनी सी बात लिखकर छोड़ दूं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ने यहां पर भी ये चीज लिखी, यहां पर भी सेम चीज लिख दी, अगर दोनों ही चीजें सेम है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए दो अलग अलग तरह की कमीशन बनी है। हमने अभी बात की थी कि जितने भी प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं दीज बिलोंग टू द कंसाइनर। ठीक है, कंसाइनर जितने भी प्रॉफिट लॉसेस हैं इस कंसाइनमेंट एग्रीमेंट में वो कंसाइनर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है। ठीक है, बैड डेट सबको पता है क्या होते हैं। ठीक है, बैड डेट्स आर योर इररिकवरेबल क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अब कंसाइनी की बात करें, कंसाइनर ने कंसाइनी को कहा था कि आपने मेरे इस सामान को बेचना है। ठीक है, और ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि कैश पे बेचना है या क्रेडिट पे बेचना है। तो कंसाइनी ने क्या किया, सारा का सारा सामान क्रेडिट पे बेच दिया। ठीक है, जो भी सेल्स के बिल काटे थे, ठीक है, वो कंसाइनर को ट्रांसफर किए। देखिए जी, मैंने ये 900 यूनिट्स 120 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर दिए हैं। ये 1,08,000 की सेल मैंने आपके लिए की है, मुझे मेरा कमीशन दे दीजिए। कंसाइनर कहता है यार पैसे तो दो मेरे सेल्स के। वो कहता है क्रेडिट पे बेचा है, मैंने 1 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है, 1 महीना खत्म होगा, आप जाके पैसे इकट्ठे कर लेना। ठीक है, तो कंसाइनर के लिए चीज फिजिबल नहीं है। हो सकता है एजेंट किसी और स्टेट में हो, कहीं फार अवे प्लेस पे हो, तो जरूरी नहीं है कि कंसाइनर अपना काम धंधा बंद करके वहां जगह पे जाए और उस पैसे को इकट्ठा करना स्टार्ट कर। ठीक है, तो कंसाइनी ये काम ना करे इससे बचने के लिए कि जैसे अब क्रेडिट सेल्स की हमने बात की थी, क्रेडिट पे सामान बेचा, हो सकता है लॉस भी हो जाए। जिसको सामान बेचा था या तो वो कस्टमर ही भाग गया या वो पैसे देने से मुकर गया, जी हमें नहीं पता किसने सामान बेचा था, बेचा किसी और ने था, पैसे आप कोई और लेने आ रहे हैं। ठीक है जी, तो उस चीज से बचने के लिए या उस लॉस से बचने के लिए कि बैड डेट्स ना हो जाए, तो कंसाइनर क्या करता है, एक एक्स्ट्रा लालच देता है कंसाइनी को इन द फॉर्म ऑफ डेल क्रेडिटर कमीशन। ठीक है, कंसाइनर कंसाइनी को कहता है नॉर्मल कमीशन तो मैं आपको दूंगा ही, इसके ऊपर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन और दे रहा हूं। इसलिए दे रहा हूं कि अगर अब कोई बैड डेट्स हुए तो वो बैड डेट्स का लॉस मैं बियर नहीं करूंगा, उस बैड डेट्स का लॉस कंसाइनी को बियर करना होगा। ठीक है, तो बैड डेट्स के लॉस से बचने के लिए ये एक्स्ट्रा कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को पे करता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल कमीशन एंड द डेल क्रेडिटर कमीशन। ठीक है जी, तो व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज गिवन, ठीक है, जब डेल क्रेडिटर कमीशन दी जाती है, एनी बैड डेट्स अराइजिंग ड्यू टू इररिकवरेबल क्रेडिट सेल्स विल बी बोर्न बाय द कंसाइनी। ठीक है, तो कंसाइनी इस लॉस को बेयर करेगा, कंसाइनर इस लॉस से अपने आप को सेफगार्ड कर लेगा। ठीक है जी, तो एक छोटे से लॉस को बचाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वो कमीशन उसको पे कर रहा है
इन द फॉर्म ऑफ अ डेल क्रेडिट कमीशन। कैलकुलेशन में वो कहता कोई चेंज नहीं है, कैलकुलेशन टोटल सेल्स पे की जाएगी। फॉर एग्जांपल यही 5 लाख की सेल्स की थी, अगर उसको बोला गया है कि डेल क्रेडिट कमीशन 2% आपको दे दिया जाएगा, तो 5 लाख का 2% 10,000 की डेल क्रेडिट कमीशन उसके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन में फर्क नहीं है, सिर्फ डिफरेंस क्या आता है इन दी रिकवरी ऑफ द या इरिकवरी ऑफ द बैड डेट्स। ठीक है, जो बैड डेट्स आपके हो गए हैं, अगर वो उसका लॉस उससे बचना है कंसाइनर ने, तो उसको बचाने के लिए ये डेल क्रेडिट कमीशन उसको पे कर देता है। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ कमीशन जो आपकी आती है दैट इज द ओवरराइडिंग कमीशन। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ कमीशन दिस इज द ओवरराइडिंग कमीशन। अब ओवरराइडिंग कमीशन का क्या मतलब है? दिस इज पेड ऑन एक्स्ट्रा सेल्स made by the consignor, extra sales made by the consignee over and above any agreed price। ठीक है, किसी एग्रीड प्राइस से एक्सेस में अगर कंसाइनी सेल करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां हम मान के चलें कि जो 100 रुपए के यूनिट्स उसने ट्रांसफर किए थे कंसाइनर ने कंसाइनी को, साथ में उसने बोला था कि इसको कम से कम आपने 110 रुपए पर यूनिट में सेल ऑफ करना है। ठीक है, तो एग्रीड प्राइस मेरा कितना हो गया? 110 रुपीज की कंसाइनर ने एक उसके ऊपर कंडीशन लगा के इस सामान को ट्रांसफर किया है कि जब भी आप इसको बेचेंगे तो कम से कम 110 रुपए पर यूनिट पे आपने इसको बेचना है। ठीक है, कंसाइनी की मार्केटिंग स्किल्स अच्छी थी, ठीक है, अच्छा सेल्समैन था, उसने 110 रुपए वाला सामान 120 में बेच दिया है। ठीक है, अगर मैं कंसाइनी को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देता हूं, क्या वो मेरे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लगाएगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉसेस वो कहता किसको चले जाएंगे? कंसाइनर को चले जाएंगे। एफर्ट्स भी मैंने लगाए, एक्स्ट्रा पैसे भी उसको कमा के दिया, और जो भी एक्स्ट्रा कमाया वो कंसाइनर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके ले गया। ठीक है, तो अगर यही सिनेरियो होता तो कंसाइनी हमारे लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाता। तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए ये थर्ड टाइप ऑफ कमीशन दैट इज द ओवरराइडिंग कमीशन उसको दी जाती है। ठीक है, अब जैसे हमने बात की कि 110 में बेचना है, 120 में अगर उसने बेचा है, तो जो 10 रुपए की एक्स्ट्रा सेल की है उसने, उस 10 रुपए की एक्स्ट्रा सेल पे हम उसको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन इन द फॉर्म ऑफ ओवरराइडिंग कमीशन पे कर देंगे। ठीक है जी, तो ये दिस इज नॉट पेड ऑन द टोटल सेल्स, ध्यान रखना है, ये दोनों टोटल सेल्स पे हम पे कर रहे थे। ओवरराइडिंग कमीशन इज नॉट पेड ऑन द टोटल सेल्स, दिस इज पेड ऑन द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेल्स अबव द एग्रीड प्राइस। कि जो भी प्राइस बोला गया था, दोनों के बीच में एग्री किया गया था, अगर उस प्राइस से एक्सेस में कंसाइनी सेल करेगा तो उस एक्सेस प्राइस पे जो कमीशन दिया जाएगा दैट इज द ओवरराइडिंग कमीशन। ठीक है जी, तो ये 3 तरह की कमीशन है जो एक कंसाइनर अपने कंसाइनी को पे कर सकता है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो उसने सेल्स किया था, तो हम लिख लेते हैं कि उसकी जो कंसाइनी की कमीशन थी, क्या क्या कमीशन थी? नॉर्मल कमीशन थी @ 5%, डेल क्रेडिट कमीशन थी से @ 2%, और ओवरराइडिंग कमीशन थी से @ 10% ऑन सेल्स अबव 110 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो हम 3 तरह की कमीशन लिख लेते हैं। तो हमें जो यहां पर हमने एक एग्जांपल लिख रहे थे, अगर उस एग्जांपल में आपको दिया जाता कि जो कंसाइनर है वो कंसाइनी को कमीशन क्या क्या पे करता है, नॉर्मल कमीशन पे करता है 5%, डेल क्रेडिट कमीशन पे करता है 2%, और ओवरराइडिंग कमीशन पे करता है 10% अगर सामान 110 रुपए पर यूनिट के एक्सेस में बेचा गया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि कंसाइनर के लिए जो कमीशन पे की गई है दैट इज द एक्सपेंस। तो एक्सपेंस उसको डेबिट करके दिखाना है, तो इसकी एंट्री हमने करनी है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ द टोटल कमीशन पेड बाय द कंसाइनर। तो कैलकुलेशन करते हैं एक बार कि क्या क्या कमीशन उसकी बन जानी चाहिए हैं। ठीक है, तो एक बार इसी की कैलकुलेशन करते हैं वर्किंग नोट में। जो फाइनल वैल्यू आएगी उसको उठा के हम अपने अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। तो नॉर्मल कमीशन अभी हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मल कमीशन इज पेड ऑन द टोटल पार्ट ऑफ द सेल्स। तो कंसाइनी ने टोटल सेल्स कितनी की हमारे लिए? 1,08,000 रुपए की। तो 1,08,000 के ऊपर कितनी नॉर्मल कमीशन बोलता है? 5% उसको बोला गया है कि आपको 5% कमीशन दे दी जाएगी।
ठीक है, तो ये 5% यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ये जो 5400 रुपीज की वैल्यू आती है, दिस बिकम्स द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल कमीशन। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन, टोटल सेल्स के ऊपर एग्रीड जो भी परसेंटेज है वो अप्लाई कर दी जाएगी, वो उसका नॉर्मल कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है डेल क्रेडिटर कमीशन की। ठीक है, कैलकुलेशन में मैंने आपको बताया था कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं है। जो भी टोटल सेल्स की गई हैं उसके ऊपर जो भी एग्रीड परसेंटेज ऑफ कमीशन है वो अप्लाई कर दिया जाएगा, वो उसकी डेल क्रेडिटर कमीशन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अगर इस एग्रीमेंट में कोई बैड डेट्स होते हैं, अब वो बैड डेट्स का लॉस कंसाइनर बेयर नहीं करेगा, कंसाइनी को उसका लॉस बेयर करना होगा, क्योंकि कंसाइनर ने उसको एक्स्ट्रा डेल क्रेडिटर कमीशन पे कर दी है। ठीक है, तो ये दोनों कमीशन तो ये हमारी बन जाती हैं। तीसरी जो हमारी कमीशन है ओवरराइडिंग कमीशन, ये अभी हमने डिस्कस किया कि ये टोटल सेल्स पे नहीं देते हैं, ये एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेल्स पे दी जाती हैं। तो देखें एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेल्स क्या होंगी, पहले तो उसी चीज की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो टोटल सेल्स कंसाइनी ने कितनी की है, 1,08,000 रुपए की। सेल्स एट एग्रीड प्राइस कितना है, ठीक है, जो एग्रीड प्राइस था दोनों के बीच में वो कितना था, वो हमने लिखा है क्वेश्चन में, दैट वाज 110 रुपीज पर यूनिट। तो सेल्स एट एग्रीड प्राइस, तो उसने 900 यूनिट्स बेचे थे एट द रेट 110 रुपीज पर यूनिट। इसका मतलब 99,000 ये एग्रीड पार्ट ऑफ द सेल्स बन जाती है कि कंसाइनर के अकॉर्डिंग ये जो 900 यूनिट्स उसने बेचे थे, 110 के अकॉर्डिंग अगर वो बेचता तो 99,000 की ये सेल्स उसको करनी थी, पर उसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए और इस 99,000 के सामान को 1,08,000 में सेल ऑफ कर दिया है। तो इसका मतलब उसने हमारे लिए कितनी एक्स्ट्रा सेल्स की हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्स की हमारे लिए 9,000। तो ओवरराइडिंग कमीशन 1,08,000 पे नहीं देना है, हमें सिर्फ 9,000 की वैल्यू पे उसको ये ओवरराइडिंग कमीशन पे करना है। तो 9,000 के ऊपर कितना परसेंट बोला था जी हमने, 10%। तो 10% की कैलकुलेशन करते हैं 900 रुपीज, ये तीनों उसकी टोटल वैल्यू ऑफ कमीशन कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, कि नॉर्मल कमीशन 5400, डेल क्रेडिटर कमीशन 2160 एंड ओवरराइडिंग कमीशन इज 900 रुपीज। तो देखें टोटल कितना बन जाता है हमारा, 0, 6 एंड दिस इज 10, 14, 1, 8, 4, 6, 0। ठीक है, तो ये इसकी टोटल कमीशन यहां पर डेबिट करके दिखा दी जाएगी। ठीक है जी, एचएस। तो हमने सारी जो भी ट्रांजैक्शंस हमें गिवन थी, पहले हमने बात की थी कि सामान भेजा था उसकी एंट्री डाली थी, भेजने का टाइम पे कुछ एक्सपेंसेस इंकर किए थे उसकी एंट्री डाली थी, उसने सामान रिसीव किया था और रिसीव करने में कुछ एक्सपेंसेस इंकर किए थे उसकी एंट्री डाल दी थी। उसके बाद जो उसने सामान रिसीव किया था उसमें से कुछ गुड्स को उसने बेच दिया था, हमने उसकी एंट्री डाल दी थी। ठीक है जी, बेचने पे उसको कमीशन मिलना चाहिए था, हमने उसकी एंट्री डाल दी है। तो क्वेश्चन में आपको ये सारी चीजें गिवन होंगी। तो आपको क्या लगता है, क्या इसमें कोई चीज हमें खुद से और कैलकुलेट करनी है या नहीं करनी है? ध्यान से अगर आप देखेंगे, क्या आपको लगता है ये सारा का सारा एग्रीमेंट खत्म हो गया है, जैसे काम को बोला गया था वैसा सारा काम होके खत्म हो गया है? एक चीज आपने ध्यान रखनी है, कंसाइनर ने कंसाइनी को कितने यूनिट्स ट्रांसफर किए थे, 1000 यूनिट्स ट्रांसफर किए थे। उसने बेचे कितने हैं, सिर्फ 900 यूनिट्स को बेचा है। ठीक है, 1000 मैंने उसको, या अगर मैं कंसाइनर हूं तो मैंने उसको 1000 यूनिट्स ट्रांसफर किए थे और मेरे कंसाइनी ने मुझे बताया है कि मैंने आपके 1000 में से 900 यूनिट्स बेच दिए हैं। ठीक है, तो मैं उससे सबसे पहली चीज क्या पूछूंगा, यार जो मेरे 100 यूनिट्स बचे हैं वो कहाँ गए हैं? तो या तो वो बोलेगा सर खराब हो गए, चोरी हो गए, कुछ ऐसा बोलेगा, या वो कहेगा सर मेरे गोडाउन में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अनलेस द क्वेश्चन स्पेसिफाइज अबाउट द लॉस, जब तक क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि जो रिजल्टिंग बैलेंस यूनिट्स हैं वो खराब हो गए हैं, वील अज्यूम कि जो बैलेंस यूनिट्स हैं वो कंसाइनी के गोडाउन में उसके पास एज अ क्लोजिंग स्टॉक पड़े होंगे। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट में हम इंक्लूड करके दिखा देते थे, तो एक तरह से यहां पर भी हमें इसको इंक्लूड करके दिखाना है। क्लोजिंग स्टॉक दैट इज द 100 यूनिट्स। ठीक है, 100 यूनिट्स यहां जो बचे हैं, अब उसकी कैलकुलेशन मुझे करनी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसी में स्टूडेंट्स कई बार गलती कर जाते हैं, दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। तो इसके लिए एक प्रॉपर वर्किंग नोट आपको बनाना है। ठीक है, पेपर में भी आपको बना के दिखाना है, सिर्फ कैलकुलेटर्स पे आप कैलकुलेशन नहीं करके दिखाएंगे यहां पर। ठीक है, तो इसके लिए कि
कैलकुलेशन या वर्किंग नोट हम बनाते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट, दिस इज फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना हमने कैलकुलेट किया कि वो 100 यूनिट्स हमारे पड़े हुए हैं। तो इन 100 यूनिट्स की वैल्यू सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो 100 यूनिट्स की वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन का टाइम में सबसे पहली चीज जो आपने इंक्लूड करनी है दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दीज 100 यूनिट्स। ठीक है, हमने कॉस्ट प्राइस का क्वेश्चन लिया था, अभी आगे देखेंगे कि इनवॉइस प्राइस क्या चीज होती है। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं तो पहली चीज जो मुझे इंक्लूड करनी है इन द वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दीज गुड्स। तो कॉस्ट प्राइस हमने कितना लिया था, 1 यूनिट की कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपीज पर यूनिट। तो हम 100 यूनिट्स की प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, 100 यूनिट्स इंटू 100 रुपीज पर यूनिट, तो इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाती है 10,000 रुपए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में इंक्लूड करनी है दैट इज द कॉस्ट प्राइस और द इनवॉइस प्राइस ऑफ दीज गुड्स। नेक्स्ट जो इसमें आपने ऐड करना है दैट इज द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। ठीक है, कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। हो सकता है कि किन्हीं स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता हो कि ये खर्चे क्यों ऐड करने हैं। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा है एनी एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द केस ऑफ इंस्टॉलेशन और इरेक्शन ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट यू हैव परचेज्ड, तो उसको हम कैपिटलाइज कर देते हैं, ऐसा आपने पढ़ा था पहले भी। ठीक है, तो ये उसी कंसेप्ट पर चलता है कि ये जो सामान उसने ट्रांसफर किया था कंसाइनर ने कंसाइनी को, उसके ऊपर भी उसने कुछ एक्सपेंसेस इंकर किए थे। तो एक्चुअली इसी सामान के ऊपर ये जो खर्चा उसने इंकर किया है, दिस मींस कि ये जो खर्चा उसने किया है दैट हैज इंक्रीज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दीज गुड्स। ठीक है, तो यहां वही चीज हम इंक्लूड करके दिखा रहे हैं कि यहां तो हमने डेबिट इसके साथ कर दिया तो ये कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो गई है। तो यहां पर हमने सिर्फ कॉस्ट प्राइस उठाया है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं यहां पर कि जो भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट बनता है इस कंसाइनर के एक्सपेंसेस का, उसको उठा के इस 100 यूनिट्स में हम इंक्लूड करके दिखा देंगे। ठीक है जी, अब ये जो उसने 8,000 के खर्चे किए थे, ठीक है, जो उसने कंसाइनर ने यहां पर 8,000 रुपए के खर्चे किए थे, वो कितने यूनिट्स पे किए थे, 1000 यूनिट्स पे किए थे। जब उसने 1000 यूनिट्स ट्रांसफर किए थे ये वाले, तो इसके ऊपर उसने वो ये 8,000 का खर्चा किया था। तो हम तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के 100 यूनिट्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उन 100 यूनिट से रिलेट करता हुआ प्रोपोर्शनेट खर्चा कितना हो जाएगा, 8000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 800 नहीं, इंटू 100 यूनिट्स ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, 8000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 यूनिट्स, इसकी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो ये हमारी प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ द कंसाइनर्स एक्सपेंसेस इंक्लूड करके यहां पर दिखा दिए जाएंगे। ठीक, तीसरी चीज जो आपने ऐड करनी है दैट इज द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नॉन रेकरिंग कंसाइनीज एक्सपेंसेस। ठीक है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस के बारे में हमने क्या बात की थी पहले कि वो सारे खर्चे जो इसी कंसाइनमेंट से रिलेट करते हैं उनको हम नॉन रेकरिंग बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये 1000 यूनिट्स को रिसीव करने के लिए, उसको गोडाउन तक लेके जाने के लिए कुछ जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस कंसाइनी ने इंकर किए थे, उससे भी क्या हुआ होगा, इन यूनिट्स की कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो गई होगी। ठीक है, कंसाइनर के लिए तो वो भी खर्चा है, तो वो भी इंक्रीज हो गया होगा इसकी कॉस्ट प्राइस में। तो वो चीज यहां पर प्रोपोर्शनेट मुझे कैलकुलेट करके दिखानी है। ठीक है, अब कंसाइनी के जो खर्चे हैं, मुझे क्वेश्चन में 3 तरह के खर्चे गिवन है, एक कैरेज गिवन है, एक इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट गिवन है, एक गोडाउन रेंट गिवन है। ठीक है, तो हम अपने कैलकुलेशन या जो हमने एक्सप्लेनेशन पहले लिखी थी उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हम यहां से डिटर्मिन करेंगे ये जो हमारा कैरेज का खर्चा है ये नॉन रेकरिंग की कैटेगरी में आ जाएगा, जो इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट का खर्चा है ये नॉन रेकरिंग की कैटेगरी में आ जाएगा, ये जो गोडाउन रेंट है दिस इज अ रेकरिंग एक्सपेंस, सामान पहुंचने के बाद ये गोडाउन रेंट उसने पे किया होगा। ठीक है, तो ये नॉन रेकरिंग एक्सपेंस बन जाता है, ये रेकरिंग एक्सपेंस बन जाता है, तो इसको हमने नॉन रेकरिंग वाली कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करना है। कई स्टूडेंट्स यहां पर भी ये गलती कर जाते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, नॉन रेकरिंग दिमाग में रहते हैं कि कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कैलकुलेशन में लिया जाता है, और जल्दी जल्दी में यहां पर भी वो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ही लिखाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, डेबिट तो सारे खर्चे करने हैं, टोटल एक्सपेंसेस, चाहे वो रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है, पर क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में सिर्फ आपने नॉन रेकरिंग पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस को
उठाना है। ठीक है, तो हमारे नॉन रेकरिंग कितने बन जाते हैं 7000। तो दोबारा से 1000 यूनिट्स के लिए खर्चा था 7000 का नॉन रेकरिंग वाला, तो 100 यूनिट्स के लिए कितना हो जाएगा 7000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 700 रुपीज। ठीक है, तो इन तीनों का क्यूमुलेटिव टोटल, ये आपकी टोटल वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बन जाएगी, दैट इज 11,500 रुपीज। ठीक है, तो ये हमने अपने अकाउंट में इंक्लूड करके दिखाना है एज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपने इंक्लूड करनी है हमेशा अपने क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में, कॉस्ट प्राइस और द इनवॉइस प्राइस, proportionate amount of the consignors expenses and the proportionate amount of the non-recurring consignees expenses। कंसाइनर का तो बिना सोचे समझे टोटल एक्सपेंसेस को प्रोपोर्शनेट कर देना है, कंसाइनी के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, टोटल नहीं उठाना है, उस टोटल में से सिर्फ हमने नॉन रेकरिंग पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस को इंक्लूड करना है। ठीक है, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपने ध्यान रखना है, अगर एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनी उसका नेचर मेंशन ना हो, सीधा गिवन हो कि एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनी वर फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज, तो नाम से नहीं पता लग रहा कि वो रेकरिंग की कैटेगरी में डालूं या नॉन रेकरिंग की कैटेगरी में, सीधा दिया गया है कि एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनी आर 10,000। तो आपने क्या एज्यूम करना है, अगर ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है तो वील एज्यूम कि जो गिवन एक्सपेंसेस हैं वो रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा एक्सपेंसेस के बारे में तो उसको हम रेकरिंग एक्सपेंसेस मान के इस कैलकुलेशन से आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर ये सारी मेरी जो भी ट्रांजैक्शंस गिवन थी वो मैंने इंक्लूड कर दी हैं। सामान भेजा, भेजने पे खर्चे किए, रिसीव किया, रिसीव करने पे खर्चे किए, सामान को सेल ऑफ किया, सेल्स करने पे कमीशन उसको मिल गई है, और जो बचा हुआ सामान था वो एज अ क्लोजिंग स्टॉक मैंने कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, अब सारी ट्रांजैक्शंस इंक्लूड हो गई हैं, सो सिर्फ अब हमें बैलेंस करना है इस अकाउंट को। अगर बाय साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता है दैट विल बी ट्रीटेड एज ए लॉस। ठीक है, टू साइड पे अगर आपका बैलेंसिंग फिगर आता है दैट विल बी ट्रीटेड एज दी प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारा लेजर बन के खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक बार इसको देख लेते हैं ध्यान से, दोबारा से एक बार रिवाइज कर देते हैं फटाफट से। सबसे पहली एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो सामान भेजा गया था। अगली एंट्री भेजने के टाइम पे जो एक्सपेंसेस किए थे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कंसाइनर ने जितने खर्चे इंकर किए हैं, उसने सामान रिसीव किया था और कुछ एक्सपेंसेस इंकर किए थे, उसकी एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। इसको कैश बैंक इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये कंसाइनर के बैंक से अभी प्रेजेंटली पेमेंट नहीं हुई है, इसलिए कंसाइनी के नाम से ये एंट्री डाल दी गई है, तो उसकी एंट्री हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है। उसके बाद कंसाइनी ने सामान बेचा है, तो ये बेचने की एंट्री बाय साइड पे एज एन इनकम डाल देते हैं बाय कंसाइनीज अकाउंट, जितना भी सामान बेचा है। सामान बेचा, कमीशन मिली, कंसाइनर के लिए कमीशन एक्सपेंस है तो उसको डेबिट कर दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ कमीशन। ठीक है जी, उसके बाद हम चेक करेंगे कितना सामान भेजा गया था, कितना उसने बेचा है। अगर कोई डिफरेंस है दैट डिफरेंस अनलेस अदरवाइज गिवन उसको हम क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड करके मान लेंगे। ठीक है, तो उसकी वैल्यूएशन की हमने यहाँ पर बात की है। सारी एंट्रीज डालने के बाद अकाउंट को बैलेंस किया जाएगा। क्रेडिट साइड हेवी होगी तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा, डेबिट साइड हेवी होगी तो एज अ लॉस आपका बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये सारी चीजें इंक्लूड करके दिखाते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं। थैंक यू।